भारत पढ़ेंगे भारत की नदियां। ठीक है, हमने डिस्कस किया था, आपका बताया था, 4-5 क्लासों में पूरा हो जाएगा। तो यानी नदियां पढ़ लेंगे, नदियों के बाद आपका एक टॉपिक रहेगा परिवहन का, परिवहन के बाद हम पढ़ेंगे पर्वत, एक क्लास में पर्वत करवा दूंगा, एक में आपका परिवहन हो जाएगा, एक में उद्योग हो जाएंगे, नदियां एक में चल रही है। बस यही भारत के भूगोल में आपसे पूछा जाता है, कृषि वगैरह वो सारी चीजें, मानसून है, वो एक ही टॉपिक में हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे अब नदियों के बारे में भारत की। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपके मेन पॉइंट्स यानी क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे नदियों के। ठीक है, हाँ जी। मैं चित्र बनाकर समझाने की कोशिश नहीं कर रहा यहाँ पर, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, लगभग 1.5-2 घंटे में तो गंगा नदी तंत्र ही होगा फिर कंप्लीट। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे नदियों से संबंधित। तो देखिए, बस आवाजें नहीं भाई। अब हम बात करते हैं भारत में नदियों के मुहाने की। सर मुहाने नहीं, उद्गम लिख लीजिए पहले आप, उद्गम। भारत में नदियां जब निकलती हैं तो वो कहां कहां से निकलती हैं, उद्गम के आधार पर बात करें तो भारत में हम नदियां, वो नदियां पढ़ेंगे जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। हिमालय पर्वत, ऐसी नदियां जो हिमालय पर्वत से, गंगा, यमुना, गग्गर, गोतमी, सारी की सारी, कोसी वगैरह नदियां हैं, वो सारी की सारी हिमालय पर्वत से निकलती हैं। यहां से क्वेश्चन ध्यान से सुना, हिमालय पर्वत से निकलने वाली जितनी भी नदियां होती हैं लगभग 12 मासी नदियां होती हैं। ठीक है, यानी उनमें सारा साल पानी बहता है। यहाँ से एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछेगा, हरियाणा से रिलेटेड भी बनेगा वो, ऐसी कौन सी नदी है जो निकलती तो हिमालय पर्वत से है लेकिन 12 मासी की श्रेणी में नहीं आती, तो वो आएगी घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी। तो घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से निकलेगी, जो हिमालय का हिस्सा है शिवालिक पहाड़ी, तो शिवालिक पहाड़ियों से घग्गर नदी निकलती है। और यह घग्गर नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर जाकर लुप्त हो जाती है, हनुमानगढ़ जिले में जाकर लुप्त हो जाती है। बहुत बार ये चीजें पूछी जाती है। तो घग्गर नदी का एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना आपने। बाकी और लगभग जितनी नदियां पढ़ेंगे वो सारी की सारी 12 मासी नदियां कहलाती हैं। अब बात आती है दूसरा हदार हमारा क्या होगा, ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, जिसमें हम सभी नदियां ले लेते हैं, जैसे नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी नदियां आपकी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कहलाएंगी। ठीक है, हाँ जी। वहां पर पर्वत भी आते हैं और आपके पठार भी कहलाते हैं, जिसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक शब्द लास्ट में यूज किया पर्वत, और यहाँ पर यूज किया पठार। तो क्या डिफरेंस होता है पर्वत और पठार के अंदर? हाँ, पर्वत और पठार में क्या डिफरेंस होता है अभी, बताएगा कोई? नहीं पता? तो देखिए, हाँ, देखो क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊंचा उठा हुआ भाग, जो ऊपर से क्या हो, उबड़ खाबड़ यानी इस तरीके से बना, चोटियां बनी हो, वो तो क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है। और यही उठा हुआ भाग यदि ऊपर से समतल है तो फिर क्या कहलाता है, पठार। ऊपर से समतल है तो पठार। आपने देखा होगा, जब भी ये पर्वतरोही होते हैं, ये क्या करते हैं, पर्वतों को ही पार करते हैं, पठारों को नहीं है। तो पठारों पे चढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि अब वही बात है, समतल मतलब दीवार पे चढ़ना तो मुश्किल है। ठीक है, और यही उबड़ खाबड़ हो तो फिर कहीं ना कहीं सारा लेकर हम चढ़ भी जाते हैं। तो वही पॉइंट ये आता है, पठारों पे चढ़ना मुश्किल होता है, न कि उस पे, हाँ, पर्वतों पे आसानी से चढ़ा जाता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार की होगी। अब हमारी बात आती है अगला, मुहाना की, यानी भारत की नदियां जो गिरती हैं, मुहाना का मतलब होता है गिरना, मुहाना। तो मुहाने के आधार पर भी हम नदियों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, इतना बढ़िया क्वेश्चन बताऊंगा आपको, सिर्फ नदी याद होगी तो उस आधार पर भी आप उसका उत्तर देने में आसानी से समझोगे। ठीक है, अरब सागर, दूसरा होगा बंगाल की खाड़ी। यानी भारत की नदियां या तो अरब सागर में गिरेंगी या बंगाल की खाड़ी, खाड़ी में। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आपने यहां पर ध्यान में रखना।
तो जो भी नदियां अरब सागर में गिरेगी वो कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। ठीक है, वो निर्माण किसका करेंगी? ज्वार नदमुख का। हाँ जी, ज्वार नदमुख। जो भी नदियां अरब सागर में गिरेगी, यदि आपको सीधा पता भी ये नदी गिरती कहां पर है, तो भी उस आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि वो डेल्टा बनाएगी या ज्वार नदमुख। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो निर्माण करती हैं डेल्टा का। ठीक है, अब ज्वार नदमुख और डेल्टा में डिफरेंस क्या होता है वो देखिए। जब नदी आपकी बह रही है, देखिए नदी बह रही है और बहते बहते जब पहाड़ों से निकलेगी, पहाड़ों से निकलते कंकर पत्थर लेकर चलती है, और जैसे जैसे वो कंकर पत्थर जम जाते हैं तो वो क्या करते हैं? पानी रोक देते हैं नदी का। और नदी मजबूरन क्या करेगी? फिर वो छोटी छोटी धारों में जाकर फिर क्या करेगी? खाड़ी में जाके गिरेगी। तो यानी अपनी छोटी छोटी धारों में जाकर गिर जाती है, तो वो क्या कहलाता है? आपका डेल्टा कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है, जब नदियां मान लीजिए पहाड़ से निकली और बस पास ही में जाके समुद्र में गिरना है, तो वो क्या करेगी? खड्डे का निर्माण करेगी। उसको हम क्या बोल देते हैं? ज्वार नदी। यानी जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं उनकी लंबाई हमेशा कम होती है। ठीक है, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी इनकी लंबाइयां हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, ज्यादा होगी तो ही कंकर पत्थर जमेंगे, वरना तो नहीं जमेंगे। ठीक है, स्पीड से पानी हो। तो यानी ये पॉइंट्स भी आपने ध्यान में रखना। अब बंगाल की खाड़ी में हमें पता है गंगा, यमुना, डेल्टा, महानदी, ठीक है, और कृष्णा, कावेरी, गोदावरी सारी कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो सारी की सारी क्या बनाएंगी? डेल्टा बनाएंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए भारत की नदियों से क्वेश्चंस आपके क्या क्या बनेंगे। सबसे पहला भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे हम। भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी की मैं बात करूं तो आंसर आएगा गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी है और इसी गंगा नदी को हम भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है भाई? गंगा। राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? हाँ, राष्ट्रीय नदी 2008 में। 2008 में गंगा जो नदी है भारत की राष्ट्रीय नदी बनी। इसको ध्यान में रखना, 2008 से पहले कोई भारत की राष्ट्रीय नदी नहीं थी। ठीक है, 2008। उसके बाद एक साल के बाद यहां पर देखिए 2009। 2009 में इस गंगा नदी के अंदर एक जीव पाया जाता है जिसका नाम है डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन। तो डॉल्फिन जो जीव पाया जाता है इसको भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय जल जीव। तो यानी ये भी पॉइंट्स ध्यान में रखना। तो यानी भारत का 2009 से पहले भी कोई राष्ट्रीय जल जीव नहीं था। ठीक है, लंबाई की बात करें गंगा की 2525 किलोमीटर। ठीक है, 25-25 कर देंगे तो 2525 किलोमीटर लगभग क्या हमारी गंगा की लंबाई। ठीक है, 25-25 करके याद रख लीजिए इसको। तो विचार अब बात आती है हमारी आगे, वो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करूं तो बड़ी नदी आएगी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है भारत की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी का मतलब हो गया चौड़ाई। ठीक है, हाँ जी, चौड़ाई के हिसाब से हमारी कौन सी है? तो आंसर आएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? गंगा को मैं पढ़ाऊंगा आगे, इसको थोड़ा सा बस यही है, मान सरोवर झील। मान सरोवर झील, और ये झील पड़ती है तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में, ये ध्यान में रखना, मानसरोवर झील तिब्बत में पड़ती है और यह भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, ब्रह्मपुत्र के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से फिर ये चीन वाले एरिया में बहती है। जब यह चीन में बहती है तो चीन में इसका नाम होता है, वैसे तो चीन का अधिकारी हो गया तिब्बत पे। ठीक है, हाँ जी, तो इसका नाम क्या भाई? सांगपो। ठीक है, क्या नाम देंगे? सांगपो। तो यानी चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं?
सांगपो के नाम से जानते हैं। जैसे ये भारत में एंट्री करती है तो भारत के कौन से राज्य में एंट्री करती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या होता है? दिहांग। ठीक है, क्या नाम होता है भाई? दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है। और क्वेश्चन यहां से बनेगा, अरुणाचल प्रदेश का शोक किस नदी को कहते हैं? तो आंसर आएगा दिहांग को। अरुणाचल प्रदेश का शोक दिहांग नदी को कहते हैं। उसके बाद यह नदी फिर एंट्री करती है भारत की असम राज्य में। यानी पहले अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करी, अब असम में एंट्री करेगी। जैसे ही असम में एंट्री करती हैं फिर इसका नाम बदल जाता है, ब्रह्मपुत्र नाम होता है इसका। ठीक है, ये देखिए कितने नाम बदलती है, सांगपो, फिर दिहांग, और फिर आपका ब्रह्मपुत्र। जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी है तो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोहित नदी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एचएसएससी में आएगी, लोहित नदी। ठीक है, लोहित नदी है जो, वो क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, ये क्यों एग्जाम में आएगी वो देखिए, क्योंकि लोहित नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है, सदिया सॉरी पुल, पुल बनाया गया, सदिया ढोला पुल। सदिया ढोला पुल। तो सदिया ढोला पुल किस नदी पे है? लोहित नदी पे। यदि ऑप्शन में लोहित नहीं दे रखा तो ब्रह्मपुत्र दे देगा, दो ही देगा बस आपका। दानो दे रखा तो लोहित करना है, वरना आप ब्रह्मपुत्र। तो सदिया ढोला पुल ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वर्तमान में यह भारत का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, वर्तमान में नया अपना, ठीक है, वर्तमान में सबसे लंबा पुल कौन सा हो गया? सदिया ढोला पुल, जो 9.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है जी। और क्यों पूछा जाएगा ये देखिए, इस सदिया ढोला पुल का 2019 में नाम बदल दिया गया। इसका नाम रख दिया गया भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल। अब भूपेन हजारिका का अर्थ क्या होगा? भूपेन हजारिका का संबंध है असम राज्य से, और इसको 2019 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है। एक प्रणब मुखर्जी हो गए, एक ये हो गए भूपेन हजारिका। ठीक है, तो भूपेन हजारिका पुल उसी के नाम से, तो भारत रत्न के लिए इंपॉर्टेंट है 2019 में, यानी करंट का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, किस पुल का नाम बदलकर भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है? ठीक है, तो यानी ये कौन सी नदी पे होगा? सारा खेल हमारा ब्रह्मपुत्र का है। अब देखिए, जैसे ही एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी, कहां पर? असम राज्य में। तो यहां पर करती है द्वीपों का निर्माण। क्या होते हैं द्वीप? द्वीप की परिभाषा खाड़ी की तो बता दोगे? खाड़ी की परिभाषा, जिसके तीन ओर भूमि हो, पानी का वह भाग जिसके तीन ओर भूमि हो। अब द्वीप क्या होते हैं? भूमि का छोटा भाग जिसके चारों ओर पानी हो, वो द्वीप कहलाते हैं। ठीक है, जिसके छोटा भाग जिसके चारों ओर पानी हो, पानी हो, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके द्वीप कहलाते हैं। इस पॉइंट्स को आपने यहां पर ध्यान में रखना है। अब देखिए, अगला जो पॉइंट्स बनता है आपका, वो ब्रह्मपुत्र नदी से। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम राज्य में एक द्वीप बनाया जाता है, उस द्वीप का नाम है, हाँ जी वेरी गुड, मांजुली द्वीप। क्या नाम है? मांजुली द्वीप। तो मांजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र। तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा। यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो देख लीजिए आप, विश्व में नाम रखते हैं हम असम राज्य, विश्व का बड़ा नदीय द्वीप। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा होगा? मांझुली। ठीक है, हाँ जी। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया? बड़ा पूछा मैंने तो, नदीय थोड़ी पूछा है, ये भी तो ध्यान में रखना है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछ लिया तो फिर क्या आंसर दोगे? ग्रीनलैंड। ठीक है, हाँ जी। यदि नदी नहीं लगाई तो आंसर भी बदल जाएगा आपका। ठीक है, प्रश्न ध्यान से पढ़िए, उसी के आधार पे उत्तर दीजिए।
ठीक है, हाँ जी। तो यदि नदी की बात करेगा तो मांजुली, यदि नदी की बात नहीं कर रहा तो फिर आएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, हाँ जी। जिस पे अधिकार किस देश का? डेनमार्क का। ठीक है, डेनमार्क का। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, बाकी विश्व के द्वीप हम पढ़ेंगे वहां पर। उसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा एक और द्वीप बनाया जाता है, उसका नाम है उमानंद द्वीप। ठीक है, ब्रह्मपुत्र द्वारा मांजुली द्वीप, एक आगे उमानंद द्वीप। उमानंद जो द्वीप है वह विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप की बात करें, उमानंद और बड़ा, तो दानों के दानों किस राज्य में भाई? असम राज्य के अंदर है। दानों के दानों असम राज्य में स्थित है, बड़ा भी और छोटा भी। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी होगी। अब ब्रह्मपुत्र नदी असम के बाद किस कहा जाती है? फिर ये असम के बाद ये बहती है कहां पर भाई? बांग्लादेश में। कौन से देश में चले जाती है? बांग्लादेश। जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसको नाम दे देते हम जुमना। ठीक है, जुमना। तो बांग्लादेश में जब एंट्री करती है यानी चली जाती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। पहले सांगपो, फिर दिहांग, फिर ब्रह्मपुत्र, अब इसको नाम दे दिया जुमना। ठीक है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? जुमना के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जुमना के अंदर एक सहायक नदी मिलती है, इसके अंदर एक नदी और मिलकर बनती है, तो वो देखिए यहां पर ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन। जुमना प्लस में पद्मा। हाँ जी, जुमना और पद्मा का संगम कहां पर होता है? चांदपुर पर होता है, चांदपुर नामक स्थान। चांदपुर नामक स्थान पे जुमना और पद्मा का होता है। बाकी मैंने मैप बना रखे एक नोट्स में, वो वो नोट्स दे दूं आपको मैं, उसमें मैप के आधार पर आप देख लेना। तो यहां से क्वेश्चन आ रहा है, जुमना और जो पद्मा है वो आपकी चांदपुर नामक स्थान पे मिलती है, और चांदपुर पड़ता है कहां पर? बांग्लादेश में। ठीक है, जैसे ही मिलते हैं तो इनका नाम क्या पड़ जाता है? मेघना। ठीक है, मेघना। हाँ जी, दानों का मिक्स संयुक्त धारा बन की, तो दानों मिलके कितनी होगी? एक होगी, तो उसको नाम दे दिया मेघना। तो क्वेश्चन बनेगा, जब ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो किस नाम से गिरती है? मेघना के नाम से गिरती है। निकलती किस नाम से थी? सांगपो के, और गिरती किससे है? मेघना के नाम से। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखने आपने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, इससे बाहर आपका ब्रह्मपुत्र नदी का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए, तो भारत की सबसे बड़ी नदी पढ़ ली। भारत की लंबी नदी को मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा पूरा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा। यहां तक कोई पॉइंट्स रह जाता तो बता दीजिए, स्पीड मेरी सोलो ये ज्यादा वो भी नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, लंबी नदी होगी बड़ी नदी। अब अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, भारत की सबसे लंबी लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है भाई? यमुना। क्या आएगी? यमुना। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो सहायक नदी का मतलब क्या हो गया? वो अपना पानी दूसरी नदी में डालेगी। तो ये अपना पानी कौन सी नदी में डालती है? हाँ, गंगा में डालती है। कहां पर डालती है? गंगा में। तो यमुना अपना पानी गंगा में डालेगी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, तो यानी ये तो लंबाई के आधार पर पूछ ली। लगभग 1325 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1325। बाकी लंबाइयां आप बुकों वगैरह में और सारी नदियों की देख लेना, ब्रह्मपुत्र वगैरह हैं। ठीक है, जो मेन आपकी गंगा की पूछी जाती है वो मैंने डिस्कस कर दी। अब देखिए आगे, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, यानी चौड़ाई के हिसाब से सहायक नदी पूछेगा। चौड़ाई के हिसाब से सहायक नदी कौन सी है? तो सहायक नदी की बात करेंगे तो उस नदी का नाम क्या भी? घाघरा नदी। घाघरा नदी। घाघरा नदी है जो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है,
और घाघरा किस नदी की सहायक है? तो आंसर आएगा गंगा की। गंगा की सहायक है, बाकी गंगा की जब पढ़ाऊंगा आपको सारी चीजें बताएंगे। तो भारत की सबसे बड़ी यानी चौड़ाई के हिसाब से सहायक नदी पूछे तो घाघरा, और लंबाई के हिसाब से पूछे तो यमुना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग हुए। अब यहां से देखिए अगला जो पॉइंट्स है वो देखिए। घाघरा का एक युद्ध भी हुआ होगा। हाँ, किसके साथ हुआ था? किन किन के बीच हुआ था? युद्ध भूल गए? पढ़े नहीं? पढ़ तो ये सर कह रहे हैं भाई, इसमें पुराने बच्चे बैठे हैं, पढ़ क्या सारा कुछ ही नॉलेज है, हैं? घाघरा का युद्ध, घाघरा थोड़ी पढ़ना, घाघरा का युद्ध पढ़ना था। ये हुआ था आपका 1529 में। 1529 में किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा थोड़ी था, वो खानवा का था। बाबर और पूर्वी अफगान, पढ़ा था नहीं? अफगान पढ़ लो, इनती पेपर एक दो दिन में आ जाएगा हैं। अच्छा चलो, ऑप्शन पे रखियो अपना, ऑप्शन वाला ना दिमाग खो दियो फिर एग्जाम तक। तो यानी बाबर और पूरी अफगानों के बीच हुआ था। 4 युद्ध लड़े थे बाबर ने, पानीपत का, खानवा का और चंदेरी का। और चंदावर का किसने लड़ा था? हाँ जी, गौरी और जयचंद। कब? 1194 में। चलो चलो, अपना तो टॉपिक पे चलते हैं, ज्योग्राफी भी। और अब देखिए आपका अगला जो पॉइंट्स हैं वो देखिए। अब आगे क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाँ जी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो आंसर आएगा आपका गोदावरी। और गोदावरी को हम क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा। क्या कहते हैं इसको? दक्षिण की गंगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। और एचएसएससी में क्वेश्चन क्या पूछ लिया उसने? उसने पूछा था, एक क्वेश्चन आया था और सारे बच्चों ने फिर वो करा, फिर देखा किताब पे ध्यान से, दक्षिण भारत की, भारत की गंगा किसे कहते हैं? और ऑप्शन टेक दिया, एक तो गोदावरी, और फिर जैसे ही क्वेश्चन आता ना एचएसएससी में, उसके बाद ध्यान से तो बच्चे पढ़ने लगे और ध्यान से टीचर कराने लगे इस चीज को। पहले टीचर भी ऐसे करवा देते, दक्षिण की गंगा गोदावरी। तो गोदावरी, ऑप्शन बी दे दिया कृष्णा, और सी दे दिया कावेरी, और डी दे दिया नर्मदा, और डी दे दिया नर्मदा। तो इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए और क्वेश्चन पढ़ लिया दक्षिण भारत की गंगा, और बच्चों ने लगा दिया गोदावरी, और एचएसएससी ने कर दिया वो गलत। ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को कहते हैं, न कि गोदावरी। सिर्फ एक शब्द ही बदला था, दक्षिण की गंगा पूछे तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो आंसर आएगा कावेरी। ठीक है, भारत और कावेरी में 3-3 अक्षर है, गोदावरी में 4 है। ठीक है, याद रखने का एक है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो इसके साथ भारत के साथ आएगा कावेरी। ठीक है, यदि भारत ऑप्शन में नहीं है और भारत नहीं है क्वेश्चन में, तो आंसर आएगा गोदावरी। चलिए, अब देखिए आपका अगला पॉइंट वो देखिए। एक क्वेश्चन से बनता है आपका यहां से, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी। दिख रहा है पीछे नीचे वाला? बस ये लास्ट लिख रहा हूं, लंबी नदी। तो वो आएगी आपकी लंबी नदी नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा आएगी। ठीक है, अरब सागर में। अब बात आती है, नर्मदा की बहन किस नदी को कहते हैं? हाँ, ताप्ती। किसको कहेंगे? ताप्ती को। और पृथ्वी की बहन? हाँ, पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को, और नर्मदा की बहन ताप्ती को। अरुण का भाई वरुण, अरुण का भाई
वरुण ग्रह कहलाता है, ठीक है। बाकी वो ग्रह पढ़ेंगे जब आपको सारी बातें बताएंगे। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है भाई, नदियों से संबंधित जो मेन पॉइंट्स आपके बनेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका आगे, यहां तक हो गया सभी का। चलिए अब आपका देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी मैंने करा दी, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियां आपकी एक क्लास में हो जाएंगी, आपकी छोटा सा टॉपिक वो है। एक बार हम पढ़ेंगे अब सिंधु नदी तंत्र से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र, अब नदियों के तंत्र डालने आपने, सिंधु नदी तंत्र। तो देखिए सिंधु नदी तंत्र क्या कहता है, फिर गंगा को पढ़ देंगे, ब्रह्मपुत्र ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। दक्षिण भारत का फिर देख लेते हैं, ठीक है। कृष्णा गोदावरी से जो जो क्वेश्चन बनेंगे, तो देखिए सिंधु नदी तंत्र के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे। तो सिंधु नदी तंत्र में सबसे पहला पॉइंट है, सिंधु नदी तंत्र में कुल कितनी नदियां शामिल हैं? 6। सिंधु नदी तंत्र यानी इसमें हम सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंधु नदी में पहली नदी आ गई सिंधुई, सिंधु के बाद आएगी झेलम, झेलम के बाद आएगी चेनाब, और चेनाब के बाद आएगी रावी, रावी के बाद आएगी व्यास, और व्यास के बाद आएगी सतलज। तो टोटल होगी कितनी? 6 नदियां, ठीक है। ये क्रम है, ऊपर सिंधु, फिर चेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास, और फिर सतलज, ठीक है। हाँ जी। अब बात आती है सिंधु और सतलज, ध्यान से सुनना। उद्गम देखिए कैसे याद करेंगे इनका। सिंधु और सतलज निकलती कहां से है? मानसरोवर झील तिब्बत से, मान सरोवर झील तिब्बत, ठीक है। तिब्बत, मानसरोवर झील तिब्बत से दो ही नदियां निकलती यहां से, एक सिंधु और एक सतलज, ठीक है। हाँ जी। तो सिंधु जब निकलती है तो भारत में एंट्री करती है, तो जब ये एंट्री करती है तो भारत के कौन से राज्य में बहती है? जम्मू कश्मीर। और किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो आंसर आएगा लद्दाख और जिस्पोर। लद्दाख और जिस्पोर दर्रा से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। आपसे पूछा जाएगा सिंधु नदी कहां से? लद्दाख और जिस्पोर। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर राज्य से बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद आती है सतलज। तो सतलज नदी भारत के किस राज्य से बहती है? तो यहां से हमारा आएगा हिमाचल प्रदेश, फिर आपका पंजाब, और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो यानी हिमाचल प्रदेश में जब एंट्री करती है तो कौन से दर्रा से करती है? सीपी किल्ला दर्रा। दर्रा का मतलब क्या होता है भाई? दो पर्वतों के बीच में जो रास्ते होते हैं, ठीक है, उन चीजों को हम दर्रा बोल सकते हैं। तो यहां से आपने ध्यान में रखना, तो आपका हिमाचल प्रदेश के सीपी किला दर्रा से क्या करती है? आपकी प्रवेश करती है सतलज नदी। तो ये हमारी दोनों नदियां ऊपर वाली ध्यान में रखनी, एक नीचे वाली। अब हम पढ़ते हैं बीच वाली नदियों के महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो झेलम नदी कहां से निकलती है? तो झेलम नदी निकलेगी बेरीनाग, या आप कह सकते हैं शेषनाग, ठीक है। दो ये झीलें आती हैं, बेरीनाग या फिर शेषनाग। इन झीलों से उद्गम किसका होता है? आपका झेलम नदी का। और झेलम नदी बहती है कहां पर? ये कहां पर पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बहते हुए ये कहां चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है भाई? श्रीनगर। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो आंसर आएगा झेलम। ये शहर भी पूछ लेता कई बार। तो श्रीनगर जो शहर है वो झेलम नदी के किनारे है। अब यहां से आता है, श्रीनगर शहर बसाया किसने था? हाँ, अशोक। किसने? अशोक के द्वारा बसाया गया था। अशोक को जानते होगे, कौन से वंश का है?
पड़ोसी है, उसने कौन बसाया, फिर पड़ोसी उनतला ने, ठीक है। हाँ जी, इस पे तो गरीब बस्तियां बहुत हैं, तो शहर हो गया। तो बात आती है आपकी अशोक। तो जो अशोक हैं, बस आवाज नहीं भाई, अशोक जो थे हमारे मौर्य वंश के शासक थे। इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का यह पोता था। तो यहां से पॉइंट्स बनता है, अशोक क्या भारत का राष्ट्रीय सम्राट है? राष्ट्रीय सम्राट, राष्ट्रीय सम्राट अशोक को कहा जाता है। और भारत का पहला सम्राट किसे कहते हैं? वो चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला सम्राट, लेकिन राष्ट्रीय सम्राट हम अशोक को कहते हैं, ठीक है। अशोक ने कौन सा शहर, श्रीनगर शहर बसाया था, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, बाकी आप हिस्ट्री बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है झेलम से, और क्या पूछा जाएगा? झेलम के किनारे एक वो आती है झील, उस झील का नाम है वुल्लर झील। तो वुल्लर झील, हाँ जी, वुल्लर झील वो आपकी जम्मू कश्मीर में है, जो भारत की सबसे मीठे या ताजा पानी की झील है। मीठा या ताजा कह लीजिए, मीठा व ताजे पानी की झील कौन सी है भारत की? वुल्लर झील। खारे पानी की बात करें तो, हाँ जी, खारे पानी की बात करें तो चिल्का। चिल्का झील कौन से राज्य में? उड़ीसा में। और यदि बात करें नमकीन पानी की, नमकीन की आगे सांबर, सांबर झील कहां पर? राजस्थान में। विश्व की मीठे पानी की, सुपीरियल झील। देखिए, नमकीन पानी की पूछे तो सांबर झील, ठीक है। क्या पूछ रहे हो? तो पूछ नहीं रहे क्या? नमकीन पानी की सांबर झील, खारे पानी की चिल्का झील, और मीठे पानी की वुल्लर झील, ठीक है। ये विश्व में भी ध्यान में रखनी होती है हमें। कैस्पियन सागर झील आती है जो खारे पानी की कहलाती है, ठीक है। हाँ जी, और सुपीरियर झील मीठे पानी की है, वो हम यहाँ पर। तो यानी वुल्लर झील किस नदी के किनारे होगी? झेलम की। अब झेलम कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। इसको एक बार पाकिस्तान में जाकर पहले हम चेनाब को देख लेते हैं इसके बारे में। तो चेनाब जो नदी है, उसका उद्गम कहां से होता है? चेनाब, चेनाब का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश। ये कहां से निकली थी? जम्मू कश्मीर। ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एक जगह आती है ताड़ी नामक स्थान, ठीक है। ताड़ी नामक स्थान आता है हिमाचल प्रदेश में। और यहां पर क्या होती हैं? दो धाराएं मिलती हैं, एक का नाम है चंद्रा और दूसरी का नाम है भागा। चंद्रा और भागा दोनों कहां मिल जाती हैं? छोटी छोटी नदियां ताड़ी में, और ताड़ी से इसका नाम क्या पड़ जाता है? चेनाब, ठीक है। और इसको नाम दे दिया गया चेनाब। और चेनाब नदी फिर आपकी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से फिर ये अपना पाकिस्तान, ठीक है, पंजाब होते हुए पाकिस्तान चली गई चेनाब नदी। अब देखिए, जब ये पाकिस्तान में एंट्री करती हैं तो चेनाब प्लस में झेलम, दोनों ध्यान में रखना, पंजाब और इसमें पाकिस्तान में चेनाब और झेलम दोनों नदियों का संगम होता है। और संगम किस नाम पर होता है? एक जगह आती पाकिस्तान में जंग, जंग नामक स्थान पे झेलम और चेनाब दोनों आपस में मिल जाती है, ठीक है। इसको आपने यहां पर ध्यान में रखना है। झेलम का एक युद्ध भी हुआ था, किस किस के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। चलिए, अब देखिए, तो चेनाब और झेलम दोनों हो गए आपके मिले। अब हमारी बात आती है आपकी आगे रावी नदी की। रावी नदी कहां से निकलती है? ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा आपका रावी नदी। तो रावी नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा से, ठीक है, रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के निकट से कौन सी नदी निकली? रावी नदी। रावी नदी बहते हुए ये चली जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। तो रावी और संगम किस किस का होता है फिर पाकिस्तान में जाकर? रावी प्लस में इसका चेनाब, रावी और चेनाब का संगम होता है यहां पर चेनाब और झेलम का। यहां पर बात कर रहे हैं हम रावी और चेनाब।
रावी और चेनाब आपस में जब मिलती हैं तो उस स्थान को हम नाम देते हैं सराय बिंदु। सराय बिंदु नामक स्थान पे ये दोनों नदियां मिलती हैं। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये तो होगी सिंधु, फिर ये होगी झेलम, फिर ये होगी चेनाब, ये दोनों मिलेगी, इसको नाम दे दिया झंग नामक स्थान। फिर ये आगे बढ़ेगी, इसको नाम दे रखेंगे हम चेनाबी। फिर इसके अंदर एक नदी और मिल जाएगी, उसको नाम देते हैं हम क्या, रावी। ठीक है, और ये स्थान कौन सा कहलाएगा, सराय बिंदु। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना। तो रावी और चेनाब कहां पर मिलती हैं, सराय बिंदु नामक स्थान पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद आता है व्यास नदी। तो व्यास नदी कहां से निकलती है, तो व्यास नदी का जो उद्गम होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से। हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से ये निकलेगी व्यास नदी। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था, तो सिकंदर कौन सी नदी से वापस लौटा था, व्यास नदी से ही वापस लौटा था वो। ठीक है, उसने सिंधु पार कर ली थी, झेलम चेनाब रावी सारी पार कर ली थी, व्यास पार नहीं हुई से। ठीक है, फिर सतलज करनी थी, फिर गंगा, और फिर वो मगध में चला जाता। ठीक है, तो वो चीजें आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी। तो व्यास नदी से निकल वापिस लौटा था सिकंदर। तो यहां से क्वेश्चन बना आपका, व्यास नदी कहां से निकली भाई, हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से। अब इसका संगम किस नदी में होता है, इसका संगम होता है सतलज में। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, व्यास और सतलज, व्यास और सतलज, व्यास और सतलज तनों का जो संगम होता है वो होता है हरिके नामक स्थान पे। हरिके नामक स्थान ये पड़ता है अपना पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। तो हरिके नामक स्थान पे किन दो नदियों का संगम होगा, एक सतलज का और एक आपका व्यास नदी। ठीक है, व्यास और सतलज दोनों का संगम होता है हमारा इसके ऊपर। ये पॉइंट्स आपने यहां पर ध्यान में रखना है। अब बात आती है आपकी लास्ट नदी कौन सी होगी, सतलज। ठीक है, अब सतलज नदी भी क्या करेगी, पाकिस्तान में जाएगी। तो यहां पर पॉइंट्स ये आता है, हमने यहां पर छोड़ी थी, ये हमने कौन सी करी, झेलम, ध्यान से सुनो, ये चेनाब और ये रावी। व्यास तो भारत में रह ली, आगे नदी कौन सी आएगी इसमें मिलेगी, वो मिलती है आपकी सतलज। कौन सी नदी है, सतलज। तो सतलज, झेलम, चेनाब, रावी और व्यास इसके अंदर मिल गई। यहां पर ये व्यास, ये पांचों नदियां जहां पर अपना पानी मिक्स करती हैं उसको क्या बोलते हैं, पंजाब बोलते हैं। पांचों नदियों का संगम कहां पर होता है, पंजाब। तो पंजाब कहां पर, एक्चुअली में पाकिस्तान में पंजाब है। ठीक है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पंजाब नामक जो स्थान है वहां पर सतलज और चेनाब का क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। ठीक है, किस किस का संगम होगा, एक सतलज का और एक चेनाब का, क्योंकि ये धारा चेनाब की रहेगी सारी की सारी। तो अंत में आपका यहां से बना, अपने वाला पंजाब नहीं है, अपने वाले पंजाब में तो दो ही नदियां बहती है, एक व्यास और एक सतलज। ठीक है, ये सारी हिमाचल प्रदेश, अपने वाला पंजाब नहीं है, ये पंजाब पाकिस्तान में जहां पर 5 नदियों का संगम होता है। अब देखिए पूरा का पूरा पाकिस्तान को लेकर, जो पाकिस्तान वाला एरिया ना, उसको हम 1947 से पहले पूरे के पूरे को पंजाब प्रांत बोलते थे। ठीक है, हाँ, अब उसमें से हमारा अलग हो गया, उनका अलग हो गया। तो यानी पंजाब नामक जो स्थान है वहां पर सतलज और इसका चेनाब का क्या हो जाता है, आपस में संगम हो जाता है। इसको ध्यान में रखना। अब ये पांचों की 5 नदियां मिल गई, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन सभी के मिलने के बाद लास्ट में जाकर ये कौन सी नदी में मिलती है, सिंधु नदी में। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन होगा, सिंधु और चेनाब का संगम कहां पर होता है। तो यानी हम सिर्फ चेनाब नदी ही डिस्कस करते हैं सारी, यानी सिंधु नदी में अंत में कौन सी नदी मिलती है, चेनाब ही मिलती है। तो सिंधु और चेनाब का संगम कहां पर होता है, मिठानकोट। कहां होता भी, मिठानकोट नामक स्थान पे। बस ये था आपका सिंधु नदी तंत्र। ये संगम थोड़े से ध्यान में रखने आपने आपसरी में। तो सिंधु और चेनाब का संगम कहां पर होता है, मिठानकोट में। और आपसे पूछा जाए सिंधु में अंत में जाकर कौन सी नदी मिलती है, सिर्फ चेनाब मिलती है, ना झेलम मिलती है, ना रावी, ना व्यास और ना सतलज, सिर्फ झेलम नदी ही मिलती है। इसको आपने यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे सारे के सारे। अब बात आती है आपकी आगे
वो देखिए क्या कहती है। अब आपका ये दानों की दानों नदियां किस देश में बह रही हैं? भारत और पाकिस्तान। ठीक है, लड़ाई के मुद्दे हमारे चलती रहते हैं, तो चलने के कारण यहां पर क्वेश्चंस बनता है आपका। आप देखिए, एक सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में। ठीक है, सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता। तो सिंधु नदी जल समझौता वो आपने यहां पर देखना है कब हुआ था? 1960 में। ठीक है, किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान। तो कैसे हुआ था वो देखिए। तो यहां पर बात करें कितनी नदियां होगी थी? सिंधु, सिंधु के बाद कौन सी आई? बोलो। झेलम है, झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी, और रावी के बाद और व्यास के बाद सब। नदियां कितनी होगी? छह। छह में से क्या कर ली इन्होंने? पाकिस्तान और भारत ने तीन तीन बांट ली। भारत और पाकिस्तान क्या कहा समझौते में वो देखिए। ऊपर वाली तीन जो नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, इनका 80% पानी प्रयोग करेगा पाकिस्तान और 20% पानी प्रयोग करेगा भारत। ठीक है, यानी 80-20 के हिसाब से ये पड़ेगा परसेंटेज में। रेशो की बात करूं तो 1:4, यानी 4 रेशो 1 के हिसाब से पानी है। वे 4 लीटर पानी पाकिस्तान में जाएगा इन नदियों का और 1 लीटर भारत प्रयोग करेगा। नीचे वाली तीन नदियों का उल्टा कर दिया, 20% पाकिस्तान और 80% भारत प्रयोग करेगा। ये रेशो उल्टा कर दिया भी, इसमें 4 लीटर पानी भारत रखेगा और 1 लीटर कहां पहुंचाएगा? वो पाकिस्तान में पहुंचाएगा। तो इसलिए हमारा सिंधु, झेलम, चेनाब पे बांध नहीं बनाए जाते। इस पे तो है सतलज पे। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पे है? सतलज नदी के ऊपर है। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध, ये पॉइंट्स आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो सिंधु नदी का ये आपका बांध बनाने की जब भारत कोशिश करता है तो लड़ाइयां चलती हैं। ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है समझौते के बारे में। 1960 में हुआ था जो है। पानी ज्यादा तो ऊपर वालियों में। हाँ, किसका नुकसान तो है ही, तभी तो ये चीजें लड़ाइयां चल रही हैं। अब आप जब कार्टून वगैरह देखते हैं ना, उसमें जो आज तक वाले पे आते हैं, तो मोदी उसको बंद करने की कोशिश करता है कार्टून में। ठीक है, और पाकिस्तान सारा का सारा साफ हो जाते हैं। ये सारी चीजें होती हैं भाई। ठीक है, तो इसमें जो समझौता हो, ऊपर वाली तीन नदियां पाकिस्तान में जाएंगी और नीचे वाली तीन नदियों का भारत में रहेगा। ये पॉइंट्स आपने यहाँ पर ध्यान में रखने। ठीक है, तो ये बातें थी हमारे सिंधु नदी तंत्र की। अच्छा, नदियों का देश किसे कहेंगे? हाँ, देश पंजाब है। सरस्वती से बैठे कौन जी पथेली पता नहीं है। देखिए, तो बात आती है आपकी यहाँ पर नदियों का देश की बात करें, हम किसे कहते हैं भाई? नदियों को देश कहते हैं बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश। यदि ऑप्शन में बांग्लादेश नहीं दे रखा तो फिर आएगा भारत। ठीक है, नाम दोनों ध्यान में रखने हैं। ठीक है, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना है। यदि दोनों दे रखे तो प्रेफरेंस दी जाएगी बांग्लादेश को, यदि बांग्लादेश नहीं दे रखा तो भारत। क्योंकि भारत से जो नदियां बहती है, गंगा हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, ये ताप्ती नदी, ओ सॉरी, ये तीस्ता नदी हुई, ये सारी की सारी बांग्लादेश में भी बहती हैं। और बांग्लादेश छोटा देश हो गया, भारत बड़ा है, तो क्षेत्रफल के एरिया के हिसाब से बांग्लादेश को पहले देते हैं। और नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। ठीक है, नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, बाकी वो हम जब महाद्वीप पढ़ेंगे ना, उस टाइम वो चीजें भी डिस्कस करेंगे, किस देश की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने यहाँ पर ध्यान में रखना। चलो, तो आज की क्लास में इतना बहुत है।